So बच्चों, let me start with today's lecture. बेटा, जैसा कि हम जानते हैं, हमने SN1 की शुरुआत की थी। मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म ऑफ SN1 बता दिया था बेटे। आज हम SN1 की डिटेल्स की तरफ चलेंगे कि SN1 में सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, उसमें रिएक्शन किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, उसके बाद उसका रिएजेंट कौन कौन सा होता है, उसमें प्रोडक्ट क्या बन सकता है, हर एक चीज को डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सबस्ट्रेट इन SN2, SN1, सबस्ट्रेट इन SN1। SN1 में जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर रिएक्शन होना है, ठीक है जी, वो कैसा होना चाहिए। सबस्ट्रेट इन SN1। देखो बेटा, जहां तक हम सबस्ट्रेट की बात करें तो SN1 के सबस्ट्रेट में या किसी भी सबस्ट्रेट में यहां पर दो पार्ट होंगे। एक होगा R और एक होगा उसके साथ जुड़ा हुआ लीविंग ग्रुप। ठीक है जी। वन इज अल्काइल पार्ट, हमारे पास ये जो होगा ये अल्काइल पार्ट होगा। एक होगा अल्काइल पार्ट ऑफ रिएजेंट और दूसरा होगा लीविंग ग्रुप। दूसरा होगा लीविंग ग्रुप। ठीक है जी। लीविंग ग्रुप कौन होगा, मैंने आपको पिछली बार बताया था, जो इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है उसको लीविंग ग्रुप बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात। जैसे मैंने पिछली बार जो रिएक्शन आपको बताया था, एक बार दोबारा देख लो। मैंने आपको बोला था कि मेरे पास मान लो CH3, CH3 और CH3 और यहां पे X है और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है जी। तो न्यूक्लियोफाइल यहां लग जाएगा और X बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास ये रहा प्रोडक्ट और ये जो X नेगेटिव बाहर गया दैट इज लीविंग। तो आपको ये समझाया था कि ये आपका अल्काइल पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो होगा, दिस इज आवर अल्काइल पार्ट, ठीक। एंड दिस वन इज आवर लीविंग ग्रुप। दिस वन इज आवर लीविंग ग्रुप बिकॉज इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल रहा है, तो लीविंग ग्रुप है। तो सबस्ट्रेट में सबसे पहले अपन लीविंग ग्रुप ही पढ़ते हैं कि लीविंग ग्रुप कैसा हो तो रिएक्शन कैसा होगा। ठीक, रिएक्शन की स्पीड किसकी ज्यादा किसकी कम। अगर बेटे मैं ये देखूं कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो बेसिकली हमारे पास ये SN दे सकते हैं, ठीक। या तो बेटे वो होगा RF, या होगा बेटे वो RCl, या होगा बच्चे वो RBr, या होगा वो RI, या हो सकता है बेटा ROH अल्कोहल, या हो सकता है बेटा ROR ईथर, और या हो सकता है RNH2 अमीन। बेटे ये सारे हमारे पास ऐसे रिएक्शन दे सकते हैं, पहले हलाइड्स, फिर अल्कोहल, फिर ईथर, फिर अमीन्स। अब इन सब के लीविंग ग्रुप देखें जरा, इन सब के लीविंग ग्रुप देखे जाए। लीविंग ग्रुप्स, इसका लीविंग ग्रुप है F नेगेटिव, ठीक है, ये वाला। इसका लीविंग ग्रुप है Cl नेगेटिव, इसका लीविंग ग्रुप है Br नेगेटिव, इसका लीविंग ग्रुप है I नेगेटिव, इसका लीविंग ग्रुप है OH नेगेटिव, इसका लीविंग ग्रुप है OR नेगेटिव और इसका लीविंग ग्रुप है NH2 नेगेटिव। देखो बेटा, जिसका लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा वो रिएक्शन उतना फास्ट होता है। ठीक, बेटर इज द लीविंग ग्रुप, फास्टर इज द रिएक्शन। जितना लीविंग ग्रुप अच्छा होता है रिएक्शन फास्ट होता है। अब हम लीविंग ग्रुप एबिलिटी देखेंगे कैसे। देखो बेटे, हमें यहां पे ये समझना है कि हमारे पास जितना ज्यादा कोई लीविंग ग्रुप बेसिक होगा उतना बैड लीविंग ग्रुप होगा। मोर बेसिक is the leaving group, more basic is the leaving group, bad is
इट्स लीविंग पावर। ठीक, जितना बेसिक ज्यादा होता है उसकी लीविंग पावर उतनी कम होती है। लीविंग पावर को हम बोलते हैं फ्यूगैसिटी। फ्यूगैसिटी, उसकी लीविंग पावर यानी फ्यूगैसिटी उतनी कम होती है जितना कोई चीज ज्यादा बेसिक होती है। यानी जितना बेसिक ज्यादा उतना बैड लीविंग ग्रुप। तो हमें इसका बेसिक करैक्टर देखना होगा। अब बेसिक करैक्टर कैसे देखते हैं बेटा? बेसिक करैक्टर के लिए पहले हमें इसके कॉन्जुगेट एसिड बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? फर्स्ट हम बनाएंगे इसके कॉन्जुगेट एसिड्स। कॉन्जुगेट एसिड्स पहले बनाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड्स। सी व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्जुगेट एसिड्स, एसिड क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं बेटे? इस लिविंग ग्रुप में H जोड़ दो, इस सारे लिविंग ग्रुप में क्या जोड़ दो? H जोड़ दो, तो बेटे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड आ जाएंगे। जैसे बच्चे यहाँ पे F नेगेटिव है, इसमें H जोड़ दिया, क्या बन गया? HF। जैसे बेटा Cl नेगेटिव, उसका क्या बन गया? HCl। Br नेगेटिव का H जोड़ दो, HBr। I नेगेटिव का H जोड़ दो, HI। एल्कोहल के ये OH के साथ H जोड़ दो, क्या बन जाएगा हमारे पास? वाटर। इसके साथ जोड़ दो तो ROH, इसके साथ जोड़ दो तो अमोनिया। यानी ये इन लिविंग ग्रुप के कॉन्जुगेट एसिड हो गए। ये जो लिविंग ग्रुप थे उनके कॉन्जुगेट एसिड हो गए। हमें अच्छे से पता है स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर इज द बेस। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बेस उतना वीक होता है। ठीक, तो हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ लगाते हैं जरा। एसिडिक स्ट्रेंथ, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ लगाई। अब मुझे बताओ इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होना चाहिए? यस टेल मी, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड इसमें से कौन सा होगा? ऑब्वियसली HI, बिल्कुल सही HI। ठीक, अभी अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ के हटे हो तो आपको ये बताया, इनऑर्गेनिक पढ़ के हटे हो, आपको ये बताया गया था कि HI सबसे आसानी से बॉन्ड तोड़ेगा क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा है। सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड इसमें से यही होता है। तो इसमें आ जाएगा HI सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड। HI के बाद HBr, HBr के बाद HCl, HCl के बाद HF। अब वाटर, अल्कोहल और अमोनिया में से वाटर इज अ बेटर एसिड देन अल्कोहल। अल्कोहल्स आर ऑलवेज वीकर एसिड देन वाटर। मिथाइल अल्कोहल छोड़ करके, मिथाइल अल्कोहल छोड़ करके बाकी सारे अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। तो फिर इसके बाद आया वाटर, वाटर के बाद आया अल्कोहल और सबसे वीक एसिड हो गया अमोनिया। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। अब स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस। तो अगर मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ देखनी होती, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस इनकी, तो बेटा जो एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका बेस वीक है। यानी I नेगेटिव इज द वीकेस्ट बेस, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन F नेगेटिव, देन OH नेगेटिव, then OR negative and then NH2 negative। ठीक है जी, तो इस तरह से करके I नेगेटिव सबसे कम बेसिक हो गया। एसिड स्ट्रॉन्ग तो बेस वीकेस्ट। और हमने बोला कि जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। मोर इज बेसिक करैक्टर, बैड इज द लीविंग ग्रुप, बट वीकर इज द बेसिक करैक्टर, स्ट्रॉन्गर इज द लीविंग ग्रुप। तो बेटा हम इसकी फ्यूगैसिटी देखेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूगैसिटी? क्या मतलब होता है फ्यूगैसिटी का? फ्यूगैसिटी का मतलब लीविंग ग्रुप एबिलिटी, कौन आसानी से लीव कर सकता है। तो हमें समझ में आता है कि Ri की फ्यूगै, यहां पे हम बोल सकते हैं कि I नेगेटिव की फ्यूगैसिटी ज्यादा होगी देन Br नेगेटिव। बेसिक करैक्टर से उल्टा, बेसिक करैक्टर से उल्टा। तो ये फ्यूगैसिटी हो गई बच्चों, बेसिक करैक्टर से बिल्कुल उल्टा। और जो फ्यूगैसिटी ज्यादा है तो निकलने की पावर ज्यादा है, निकलने की पावर ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो बेटे फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर हम देखेंगे इस हिसाब से,
रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे इस हिसाब से। तो बेटा सिंपल बात हो गई, Ri इज मोस्ट रिएक्टिव, देन RBr, देन RCl, देन RF, then alcohols, then ethers, and then amines। तो बेटा लीविंग ग्रुप के बेसिस पे हम किस तरह से पहुंच पाए अपनी रिएक्टिविटी पे, हमने क्या किया, पहले लीविंग ग्रुप देखे, फिर उसके कॉन्जुगेट एसिड देखे, क्योंकि हमें ये समझ में आता था कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बेस उतना वीक होगा, तो स्ट्रॉन्गर एसिड का बेस वीक, और जो वीक बेस है वो उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, उसकी फ्यूगेसिटी उतनी ज्यादा होती है। तो वीकर इज द बेस, मोर इज द लीविंग ग्रुप एबिलिटी, और स्ट्रॉन्गर इज फ्यूगेसिटी, मोर इज द रिएक्टिविटी फॉर दैट कंपाउंड। इसलिए आयोडाइड सबसे रिएक्टिव और अमीन सबसे कम रिएक्टिव होते हैं SN1 रिएक्शंस के अंदर। बोलो बच्चे, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटे, अगली बात आती है इसमें अल्काइल पार्ट कैसा हो। अगली बात, ये तो हो गया अपने पास क्या, ये तो हो गया लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप के हिसाब से देख लिया। लेकिन दूसरा पार्ट हमारे पास लीविंग ग्रुप हो गया, दूसरा पार्ट है अल्काइल पार्ट। तो अल्काइल पार्ट कैसा हो ताकि रिएक्टिविटी फास्ट हो? अल्काइल पार्ट देखो बेटे, लोग बाग जो भी पढ़ाते हैं इसको, जितने भी, वो सीधे आपको बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन दे, और जिसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के हिसाब से, क्योंकि 90 का 100% टीचर ने यही लिखवाया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना होता है। इसमें अल्काइल पार्ट जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो ज्यादा आसानी से रिएक्शन देगा, पर तुमने ऐसा नहीं करना, तुम मेरे बच्चे हैं, ठीक। और मैं इसका तुम्हें क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक, जिससे कोई भी अगर आर्ग्यू करे तो उसका जवाब भी आप दे सके, ठीक। देखो बेटे, अल्काइल पार्ट में सबसे पहली बात जो आपने देखनी है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पहले नहीं देखी। पहले आप देखो स्टीरिक बल्क, स्टीरिक बल्क सबसे पहले देखना है, स्टीरिक बल्क, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टीरिक बल्क ऑन द कार्बन वेयर लीविंग ग्रुप इज अटैच्ड, वो कार्बन का स्टीरिक बल्क देखना है जिसपे लीविंग ग्रुप अटैच्ड है। नाउ सर, व्हाट इज स्टीरिक बल्क? यार उसके आसपास कितने ग्रुप्स, कितने बल्की ग्रुप्स, कितने बड़े ग्रुप्स लगे, जितने बल्की ग्रुप्स या बड़े ग्रुप लगे होंगे, ठीक, ऑब्वियसली उसमें हमारे पास SN1 ज्यादा आसानी से होगा। जैसे बेटे देखो, स्टीरिक बल्क देखना है आपने, ठीक है जी। आपके पास, मैंने कहा कि मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है CH3C, CH3, CH3, और यहां आ गया X। So this is secondary, this is tertiary alkyl halide, ये tertiary alkyl halide है। इसी तरह से CH3C, CH3H, ये X, ये हो गया आपके पास सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी। इसी तरह से बेटे आपके पास है CH3, CH2X, ये हो गया प्राइमरी। अब आपने उस कार्बन पे देखना है बेटा, जिस कार्बन पे आपका लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, उसमें देखो यहाँ 3 ग्रुप लगे हैं, सो स्टीरिक बल्क इज लार्ज। यहाँ पे 2 ही ग्रुप लगे हैं, स्टीरिक बल्क इज स्मॉल। यहाँ एक ही ग्रुप लगा है बड़ा, हाइड्रोजन तो छोटे छोटे होंगे, तो यहाँ स्टीरिक बल्क ज्यादा है, इसलिए टर्शरी का रिएक्शन इज फास्टर देन दैट ऑफ सेकेंडरी, व्हिच इज फास्टर देन दैट ऑफ प्राइमरी, ठीक है जी। सो मोर स्टीरिक बल्क favors SN1 pathway, SN1 pathway, more steric bulk favors SN1 pathway। तो कोई बोलेगा अरे तुम्हारे टीचर ने ये क्या करवा दिया, अरे ये तो कार्बोकेटाइन टर्शरी तो आसानी से कार्बोकेटाइन भी बनाता है, और टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, तो हम इसको कार्बोकेटाइन से देखते हैं, आपका टीचर लल्लू बना रहा है। तो उसको क्वेश्चन पूछना, बोला ये क्वेश्चन ना PMT में ऑलरेडी आया, ठीक, और इसका जवाब देना था, ठीक, ये ऑलरेडी PMT में आया था,
arrange in the order of SN1 reaction. ठीक, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन इन रिएक्टिविटी. हमारे पास एक दे दिया गया CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl. दूसरा दे दिया गया CH3 C CH3 यहां पे H CH2 Cl. ठीक, अगला दे दिया गया CH3 C CH, यहां पे भी H ले लेते हैं H H CH2 Cl. ठीक है प्यारे बच्चों. अब देखो बच्चे, अगर इसमें पूछा कि इसमें रिएक्टिविटी बताओ कौन सी ज्यादा कौन सी कम है. मान लो अगर हम कार्बोकेटाइन के बेसिस पे चलते, जैसे कि और टीचर पढ़ा रहे हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो, तो कार्बोकेटाइन कैसे बनाते मेरे प्यारे बच्चों. हम क्या करते, यहां से इसको तोड़ते, इसका कार्बोकेटाइन बनाते और बना देते CH3C CH3 CH3 CH2 1 पॉजिटिव. ये हटाया हमने, यहां से ये हटाया और कार्बोकेटाइन बनाया. इसका कार्बोकेटाइन बनाते, अगर इसका कार्बोकेटाइन बनाते तो CH3C CH3 यहां H यहां CH2 1 पॉजिटिव. इसका कार्बोकेटाइन बनाते तो हमारे पास आता CH3 CH2 CH2 1 पॉजिटिव. यानी बेसिक बात है, कार्बोकेटाइन बनाने के लिए हमें यहां से हेलोजन को निकाल देना है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाना है. अगर इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटीज देखें तो स्टेबिलिटी किसके बेस पे देखी जाती है बेटा. स्टेबिलिटी इज डेफिनेटली सीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. कार्बोकेटाइन में क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन. और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बेटे हमें देखने होते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स. ठीक, अब इसमें यहां देखिए, यहां पर ये फंक्शनल कार्बन है तो अल्फा कार्बन ये है. बोलो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर हियर. 0 अल्फा हाइड्रोजन्स. कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं. ठीक, अगर मैं इधर बात करूं, दिस इज अल्फा कार्बन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इज देयर. ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन. अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे ये 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला है, 2 अल्फा हाइड्रोजन. सो ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है. सो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते तो ये रहती, तो क्या ऑर्डर ये है. नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑर्डर ये था, इसमें ऑर्डर ये था. यानी ये ज्यादा रिएक्टिव है, हालांकि इसका कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है. सर ठीक, हाँ जी बोलो. सर रीअरेंजमेंट नहीं होगी यहाँ पे. बेटे कभी भी रिएक्टिविटी रीअरेंजमेंट के बाद नहीं देखते हैं. समझ में आई बात. तब तो सारी चीजें बराबर नहीं हो सकती रीअरेंज होकर के. रिएक्टिविटी सिर्फ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन पे देखी जाती है. स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नॉट रीअरेंजमेंट पार्ट. कभी भी किसी भी चीज की रिएक्टिविटी देखनी है तो रीअरेंजमेंट के बाद नहीं देखनी होती, हमेशा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन देखनी है. ठीक, तो हमने उस हिसाब से देखा तो हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन जो है वो यहां पर हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, सबसे मुश्किल होनी थी, पर रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा है. दैट शोज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल नॉट बी टेकन. अगर आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिया होता तो ये वाला ऑर्डर आप गलत लगा देते. यहां पे हमें ये जरूर समझ में आता है कि दिस इज द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड. इसके आसपास ये काफी बल्की ग्रुप है. यहां पे हेलोजन, तो यहां पे बल्क थोड़ा कम है. यहां पे हेलोजन लगा है, इस पे बल्क और भी कम है. तो मोर इज द बल्क, मोर इज द बल्क, मोर इज द SN1 रिएक्शन. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं. देखो बेटे, क्यों ऐसा होता है, अगर हम ये सोचे
कि बल्क से ऐसा क्या है। देखो बेटे, आप अपना ना, जो पिछले बार मैंने आपको SN1 का जनरल मैकेनिज्म करवाया, जनरल मैकेनिज्म में था पहले पहले कार्बोकेटाइन का बनना और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, ऐसे ही था ना भाई, तभी SN2 होता था। अब बेटा अगर यहां बल्क हुआ तो ऑब्वियस है कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इस पे अटैक कर ही नहीं सकता, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बल्क है, आसपास काफी बड़े बड़े ग्रुप है, वो स्टीरिकली हिंड्रेंस देंगे, तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर ही नहीं सकता, इसलिए इसमें पहले कार्बोकेटाइन बनेगा तब ये अटैक पॉसिबल है। और कार्बोकेटाइन बनना जो है दैट इज SN1। ठीक है, जब हम SN2 पढ़ेंगे तो हम ये बताएंगे न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक किया। जैसे SN1 में हमने पहले पढ़ा कि पहले कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन SN2 में पहले अटैक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता बल्क पे भाई, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंसेस। इस वजह से पहले स्टीरिक बल्क देखना है। ठीक, जैसे एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन हमें दे दिए गए, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज देखोगे ना, उसमें भी हमें SN1 SN2 लगाने के ना कुछ ऑर्डर लगाने के कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं बेटा। ठीक, SN1 SN2 के, तो वो भी आपके साथ मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। ठीक, जैसे आपको ये दिया हुआ है उसमें C6H5 CH2 Br, C6H5 C CH3 HBr, उसी तरह से दिया C6H5 C CH3 CH3 Br। ठीक है जी, अब इसमें बोलो फटाफट से रिएक्टिविटी का ऑर्डर, SN1 का ऑर्डर, SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर, चलो फटाफट से लगा के दिखा दो मुझे। ऑब्वियसली यहां बल्क ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, यहां बल्क कम है इसकी रिएक्टिविटी कम, और यहां इसकी सबसे कम हो जाएगी। यहां कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते तब भी ऐसा आ जाता है, पर मैंने बोला वो बाद में देखेंगे, पहले अपन बल्क की तरफ चलेंगे। ठीक, अब इसी तरह से अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया होता C6H5 ठीक CH2 Br, दूसरा दिया होता C6H5 का होल ट्वाइस CHBr, तीसरा दिया होता C6H5 का होल थ्राइस CBr, तो ऑब्वियसली यहां तीन तीन C6H5 क्या होता है फिनाइल, तो यहाँ तीन तीन बेंजीन रिंग का बल्क होना था, यहाँ दो का, यहाँ पे एक का, अगेन रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही रहना था। ठीक, तो स्टीरिक बल्क इज टू बी सीन डेफिनेटली, बट ऑल्सो यू मस्ट सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आफ्टरवर्ड्स। जब स्टीरिक बल्क ऑलमोस्ट, स्टीरिक बल्क सिर्फ उसी कार्बन के साथ देखना है, आगे कहीं नहीं देखना है, सिर्फ उसी कार्बन पे जहां पे आपका हेलोजन जुड़ा है उसके आसपास के ग्रुप देखने हैं, उसके आगे बल्क जितना मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ किसके पास, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है उस वाले का बल्क देखना, उससे आगे का नहीं। समझ में आई? जैसे अगला देखें, अब दूसरी चीज, ये तो हो गया बल्क पे बेस्ड, ये तो हो गया बल्क पे बेस्ड। अब दूसरी बात, हम जब रिएक्टिविटीज की देखते हैं तो बेटा हम दूसरी चीज जो और टीचर बताते हैं वो भी हम बताएंगे ना। ठीक, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो पहली चीज आपने स्टीरिक बल्क देखनी है और दूसरी चीज आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म, जो कार्बोकेटाइन बना है बेटे उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। जैसे पुत्र अगर मेरे पास ये तीन चीजें आ गई, ये तीन है, आपको कहा इन तीनों में आप SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगा दो।
ठीक, SN1 की रिएक्टिविटी का आप ऑर्डर लगा दो इन 3 चीजों पे। देखो बेटे यहां पे स्टीरिक बल्क सेम है, यहां सभी जगह स्टीरिक बल्क ऑलमोस्ट सिमिलर है, टर्शरी है ये। अब आ जाओ आप इसका कार्बोकेटाइन बनाते हो। अगर स्टीरिक बल्क ऑलमोस्ट सिमिलर हो तो फिर आप कार्बोकेटाइन बनाओगे। अब कार्बोकेटाइन कैसे बनाओगे, इसको निकाल दोगे तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यानी इसका कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्बोकेटाइन इसका बन गया। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो बेटे ये निकल जाएगा, तो इसका कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। इसका कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो इसका कार्बोकेटाइन क्या बनेगा बेटे, अगर इसको निकाल दूंगा तो इसका कार्बोकेटाइन ये बनेगा। अब इन 3 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी थी। देखो प्यारे बच्चों, तीनों टर्शरी कार्बोकेटाइंस हैं, पर एक खास बात, यहां पर हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये यहां बैक बॉन्डिंग करता है। आपको ये बताया गया था पॉजिटिव कार्बन के अगला एटम अगर हेटेरो एटम हो जिसके ऊपर लोन पेयर हो तो बैक बॉन्डिंग करता है। कल मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा एंड इस पे व्हाट्सएप पे, कहते सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेशन एंड बैक बॉन्डिंग। अरे दुनिया जहान का फर्क है यार, ठीक। हाउ कैन आई आंसर दिस एट व्हाट्सएप। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जिसने इलेक्ट्रॉन लेने थे उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, उल्टा हो गया। ये तब होता है अगर पॉजिटिव कार्बन के अगला कार्बन हेटेरो एटम हो जिसके ऊपर लोन पेयर हो तो वो इलेक्ट्रॉन देता है। कॉन्जुगेशन तो कई तरह की है, देयर कैन बी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अ लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड एन ऑड इलेक्ट्रॉन। कॉन्जुगेशन कई तरह की होती है, ठीक। पर बैक बॉन्डिंग तो सिर्फ क्या है हमारे पास, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके अगले कार्बन पे हमारे पास क्या है, लोन पेयर्स होते हैं, तो डेफिनेटली वो बैक बॉन्डिंग करता है और बैक बॉन्डिंग करके अपना प्लस आर इफेक्ट शो करता है, यानी रिलीजिंग इफेक्ट शो करता है। समझ में आ गई बात। और इस ग्रुप का हमारे पास माइनस आई इफेक्ट होगा, विड्रॉइंग है, सी डबल बॉन्ड हो, दैट इज माइनस आई। तो कार्बोकटायन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा, इसका मतलब ये कार्बोकटायन मोस्ट स्टेबल है, यानी सेकंड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ थर्ड। क्योंकि सेकंड में रिजोनेंस हो रही है या बोले प्लस आर हो रहा है या बोले बैक बॉन्डिंग हो रही है, इससे कार्बोकटायन इज क्वाइट स्टेबल। कार्बोकटायन बहुत स्टेबल बन गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन देने वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बनाएगा, और ये उससे कम, ये उससे कम। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 का जो ऑर्डर भी, SN1 का जो ऑर्डर भी आ जाएगा, दैट विल बी अगेन सेम, 2 is greater than 1 is greater than 3। बोलो, इज इट क्लियर? इसी तरह से लोग तो आपको इसमें भी कार्बोकटायन बता सकते हैं और हम इसमें बता ले तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर मैं बोलूं इसका कार्बोकटायन बनता है C6H5 CH2 1 पॉजिटिव, C6H5, ठीक, और C के साथ H और यहां पे भी C6H5, ठीक, यहां पॉजिटिव, और यहां पे तीनों जगह पे C6H5 लगा हुआ है। नाउ व्हाट द हेल इज C6H5? बेटा C6H5 होता है बेंजीन रिंग, यानी यहां 3 बेंजीन रिंग लगे हैं, सभी जगह में रिजोनेंस होगी। यहां 2 बेंजीन रिंग लगे हैं, 2 जगह रिजोनेंस होगी। यहां एक ही बेंजीन रिंग लगा है, एक जगह रिजोनेंस होगी। तो यहाँ का कार्बोकटायन भी, ये ज्यादा स्टेबल था, ये कम स्टेबल था, ये उससे कम स्टेबल था, इसलिए ऑर्डर ऐसा था। सर C6H5 फिनाइल नहीं है? हाँ जी,
फिनाइल ही तो बेंजीन रिंग होता है। क्या लड्डू वाली बात कर रहे हो यार? बेंजीन का रिंग फिनाइल नहीं बोलते अपन सर बेंजीन को C6H6 नहीं कहते? यार। बेंजीन के रेडिकल को फिनाइल बोलते हैं ना, C6H5 को। यस सर। तो बेंजीन रिंग होगा ना यहाँ पे। यस सर। तो यही तो बता रहा हूं मैं। इट इज बेंजीन रिंग, दैट इज फिनाइल। ठीक, हम अकेला बेंजीन नहीं, बेंजीन रिंग यहाँ पे टेस्ट है। तो यहाँ एक 3 बेंजीन रिंग है, यहाँ 2 बेंजीन रिंग है, यहाँ 1 बेंजीन रिंग है। अगर बेंजीन रिंग 3 है तो ऑटोमेटिक सी बात है मेरे दोस्त कि ज्यादा रिजोनेंस होगी, ज्यादा आपके पास स्टेबिलिटी होगी। जहां 2 होंगे वहां कम, और जहां 1 होगा वहां और भी कम। तो ये भी कार्बोटाइल की स्टेबिलिटी पे एक्सप्लेन हो सकता था, पर बेटा मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूं पहले बल्क देखना। अगर बल्क से चीज डिसाइड ना हो रही हो तो कार्बोटाइल की स्टेबिलिटी देखना। हाँ, अगर तुम्हारे पास +2 में कभी सब्जेक्टिव आ जाए तो आप कार्बोटाइल की स्टेबिलिटी लिख सकते हैं, पर कंपटीशन में आप पहले हमेशा बल्क देखना, उसके बाद कार्बोटाइल की स्टेबिलिटी देखना। नहीं तो ऐसे वाला क्वेश्चन आप डेफिनेटली गलत करके आओगे। क्लियर? बोलो समझ में आया कि नहीं? तो चलो फिर, अगर समझ में आ गया अल्काइल पार्ट, तो एक ऑर्डर बनाओ जरा। चलो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमें दे दिया हुआ है, पेपर में आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक, तो वही क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं जो पेपर में ऑलरेडी आस्क्ड है। क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन हमें दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। ठीक, पर आप बनाओ अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, arrange in the order of reactivity towards HCl, arrange in the order of reactivity towards HCl। और हमें कुछ एल्कोहल्स दिए गए हैं। यहां लीविंग ग्रुप एल्कोहल है, क्योंकि HCl जब अटैक करेगा एल्कोहल पे करेगा। बी, सी, डी। चलो भाई लगाओ फटाफट से। Arrange in the order of reactivity towards HCl, or it will be SN1 reaction. So देखो बेटे, सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला कि हमेशा पहले इसमें बल्क देखा जाता है। फिनाइल रिंग इज क्वाइट अ बल्की रिंग। फिनाइल मतलब C6H5, इट्स अ वेरी बल्की रिंग। 78 मास हो गया इसका। तो ऑब्वियसली जिस कार्बन पे OH लगा वहीं पे ये लगा है। हमें, मैंने आपको बोला था जिस कार्बन पे लगा होता है उसी के आसपास का बल्क देखते हैं, ना कि उसके आगे का बल्क देखते हैं। ठीक, तो हमने इसके आसपास देखना था, यहाँ 2 कार्बन, इस पे देखना था 2 कार्बन, इस पे देखना था 2 कार्बन, यहाँ फिनाइल। सो ऑब्वियसली फिनाइल इज बल्की रिंग। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्टिविटी के ऑर्डर में आना था सी। अब इन जगह पे ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, तो बल्क इज ऑलमोस्ट सिमिलर। बल्क इज ऑलमोस्ट सिमिलर। मैंने आपको बार बार बोला जिस कार्बन पे ये लगा उसके अगले कार्बन का, मतलब उसी कार्बन का बल्क देखना है, ना कि उसके आगे देखना है कितना हो गया। ठीक, अब इसमें ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है, तो हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी थी। उस केस में इस फ्लोरीन का -I होगा और इस फ्लोरीन का भी -I होगा, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई -I नहीं है, तो फिर C के बाद क्या आएगा? D। अब D के बाद अगर हम आते हैं इसमें, हमारे पास यहाँ F
अगर हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो हम इसको तोड़ेंगे, यही बनाएंगे कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे बनता तो फ्लोरीन इससे 1 2 दूसरे कार्बन पे होता, सेकंड कार्बन पे होता, जबकि इसका कार्बोकेटाइन बनता यहां और फ्लोरीन फर्स्ट ही कार्बन पे लगा होता। यानी यहां फ्लोरीन नियर है, यहां फ्लोरीन दूर है, और अगर नियर है तो उसका -I ज्यादा है। -I ज्यादा है यानी ये कार्बोकेटाइन को लेस स्टेबल करेगा। इस वजह से C के बाद D के बाद A, क्योंकि उसमें फ्लोरीन दूर है और अपना -I कम शो कर पाएगा कार्बोकेटाइन पर। और फिर आया B, क्योंकि फ्लोरीन पास हो गया तो वो अपना -I ज्यादा शो करेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले हमने बल्क देखा, फिनाइल बहुत बल्की ग्रुप था और इसलिए हमने पहले फिनाइल वाला कर दिया। उसके बाद जब हमने इधर देखा तो सब सेकेंडरी थे। सेकेंडरी थे मतलब बल्क लगभग सिमिलर से था, जिस कार्बन पे OH लगा था उस पे बल्क लगभग सिमिलर था, उसके आगे बड़ा ग्रुप भले लगा हो। यहाँ तो CH2 है, यहाँ तो CH3 है, ऐसे यहाँ CH2, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, यहाँ CH3 है। सो बल्क तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा था। तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखने का, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखने के लिए हमने यहाँ से OH निकाला। हमने देखा यहाँ तो 2 फ्लोरीन लगे हैं विच आर विड्रॉइंग इन नेचर। विड्रॉइंग इन नेचर की वजह से ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे, तो ये ज्यादा आ जाना था। और इन दोनों में से अगर मुझे देखना था तो देखना था फ्लोरीन जहां दूर है वो ज्यादा -I नहीं शो कर पाएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये लॉजिक और ये आंसर आया। बोलो, इज इट क्लियर नाउ, यस और नो? ओके, तो बेटा इस तरह से करके आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे, पहले स्टीरिक बल्क देख लेंगे, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लेंगे, तो आप अल्काइल पार्ट भी लगा सकते हैं। तो सबस्ट्रेट का लीविंग ग्रुप भी हो गया, अल्काइल पार्ट भी हो गया, जिससे हम देख सकें। अब यहीं पर तुम्हें खास बात बताना चाहूंगा, ये मिटा देता हूं। अब हम ये देखेंगे कौन कौन से हमारे पास सबस्ट्रेट कैन पार्टिसिपेट इन SN1, क्योंकि हमें ये देख के पता लगाना है कि किसमें SN1 होगा, किसमें SN2 होगा, क्योंकि आगे जाके हमें ये पता जरूरी होना चाहिए कि कहां SN1 हो रहा है, कहां SN2 हो रहा है। तो हम सबस्ट्रेट्स विच exclusively giving SN1, ऐसे सबस्ट्रेट जो एक्सक्लूसिवली SN1 देते हैं, ऐसे सबस्ट्रेट जो एक्सक्लूसिवली SN1 रिएक्शन देते हैं, जिसको देखने से हमें समझ में आना चाहिए कि यहां पे SN1 ही हो रहा है। सबसे पहला आएगा टर्शरी सबस्ट्रेट, 3 डिग्री सबस्ट्रेट्स। कोई भी 3 डिग्री सबस्ट्रेट होगा तो बेटा वो हमेशा टर्शरी जो होगा वो SN1 ही देगा। जैसे बेटा CH3 C, CH3 CH3 और यहाँ पे X, कोई भी टर्शरी होगा तो हमेशा SN1 ही देगा। दूसरी बात, सेकेंडरी ब्रांच्ड एट बीटा कार्बन, कोई भी सेकेंडरी सबस्ट्रेट जो बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग शो करता हो। जैसे देखो बेटा, अगर मान लो CH3 C, CH3 CH3 और यहाँ पे CHBr CH3। नाउ सी, दिस इज अ सेकेंडरी वन, दिस इज सेकेंडरी वन, क्योंकि जहां पे ब्रोमीन लगा हुआ आगे 2 कार्बन से सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, लेकिन इसका बीटा कार्बन ये भी है और इसका बीटा कार्बन ये भी, ये बीटा कार्बन ब्रांच्ड है। It is definitely going to give us SN1. Similarly, CH3 C, CH3 H, CH X CH3, again it is secondary with branched beta carbon, बीटा कार्बन ब्रांच्ड है यहां पर। समझ में आई बात? तो ऐसे भी SN1 देते हैं। तीसरी बात, प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन, प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन, प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन जिनको नियोपेंटाइल कंपाउंड्स बोलते हैं।
नियोपेंटाइल कंपाउंड्स, जैसे कि प्राइमरी विथ क्वाटरनरी बीटा कार्बन, सी दिस इज प्राइमरी, दिस इज द प्राइमरी हैलाइड, बट बीटा कार्बन इज क्वाटरनरी। यहां पे लगा है तो आगे एक कार्बन से तो ये प्राइमरी है, पर बीटा कार्बन देखिए उसमें 4 कार्बन लगे हैं, सो बीटा कार्बन इज क्वाटरनरी। इट इज अ डेफिनेट एंड डेफिनेट थिंग टू गिव अस SN1, एक्सक्लूसिवली SN1। इसी तरह से बेंजाइल कंपाउंड्स, बेंजाइल कंपाउंड्स, बेंजाइल कंपाउंड्स ऑलवेज गिव SN1। नो, व्हाट इज बेंजाइल? अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 के साथ कोई X लग जाए, ये बेंजाइल होता है, इसमें SN1 हो। माइंड इट, यहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेंजीन रिंग CH2 CH2X, ये नहीं है बेंजाइल। बेंजाइल तो इस ग्रुप का नाम होता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजाइल। बेंजीन की पिंडी पर अगर CH2 लगा होता है तो उसको बेंजाइल बोलते हैं, और बेंजाइल के साथ X लगा होता है तो वो हम कहलाता है बेंजाइल कंपाउंड्स। तो बेंजाइल कंपाउंड डेफिनेटली गिव अस SN1 रिएक्शन। बेंजाइल को देख के भी आप क्या बोलेंगे कि SN1 हो गया। और इसी तरह से पांचवा सबस्ट्रेट जो कि एक्सक्लूसिवली SN1 देता है वो है अलाइल कंपाउंड्स। अलाइल कंपाउंड्स, अलाइल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पर अगर लीविंग ग्रुप हो, डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पर अगर लीविंग ग्रुप हो, ठीक, ये अलाइल कंपाउंड है। ये एक्सक्लूसिवली हमारे पास क्या देते हैं? ये एक्सक्लूसिवली SN1 देते हैं। बेसिक बात ये है, यहां तो इधर बल्क बहुत ज्यादा है और यहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है। जैसे टर्शियरी में बल्क बहुत ज्यादा है, सेकेंडरी विद ब्रांच में बल्क बहुत ज्यादा है, यहां पे बल्क बहुत ज्यादा है, बेंजाइल में बल्क भी ज्यादा है और कार्बोकेटाइन स्टेबल भी है, और यहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो ये 5 सबस्ट्रेट जिंदगी में कभी भी देख लो, कौन कौन से हैं? टर्शियरी कंपाउंड्स, सेकेंडरी ब्रांच दैट बीटा कार्बन, प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन, बेंजाइल कंपाउंड and allyl compound, they specifically give us SN1 reactions। ये SN1 ही देते हैं, exclusively gives SN1। इसको देखने के बाद दिमाग में कुछ और आना ही नहीं चाहिए, SN1 ही आना चाहिए। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटे। सब बीटा कार्बन कौन से होते हैं? बेटे जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उससे अगले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। जैसे उत्तर देख, इधर ये हेलोजन या कोई भी ग्रुप लगा, ये इस पे लगा, ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन से अगला ये भी बीटा है और बेटे ये भी बीटा है। ठीक, जैसे यहाँ पे ये लगा, ये अल्फा कार्बन हो गया, बेटा ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। ठीक, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हो गया तो इसके साथ अगले बीटा है। ठीक, यहाँ पे जहां पे हेलोजन लगा ये अल्फा, उससे अगला कार्बन कौन सा हो गया? बीटा। इज इट क्लियर? यस सर। Any other question of any student? ओके, सो ये था सबस्ट्रेट। तो हमने सबस्ट्रेट की चिंदी चिंदी उड़ा दी, एक एक चीज समझ ली। सबस्ट्रेट कैसा हो, रिएक्टिविटी कैसे होगी, कौन कौन सा SN1 देगा, लीविंग ग्रुप कैसा होगा तो कैसे रिएक्शन देंगे, ठीक, ऑर्डर कैसे लगाएंगे, ये तो हो गया SN1 में सबस्ट्रेट। अब बेटे सबस्ट्रेट से अगली बात, हर रिएक्शन में सबस्ट्रेट के साथ दूसरी चीज क्या लगती है भाई? सबस्ट्रेट के साथ दूसरी चीज हमारे पास क्या लगती है? सर रिएजेंट। यस, दूसरी चीज होती है रीएजेंट। दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है? रीएजेंट। सो देखो बेटे, नेक्स्ट चीज आएगी हमारे पास कि रीएजेंट कैसा हो SN1 में, कौन सा रिएजेंट कैसे रिएक्ट करेगा? रिएजेंट इन SN1। ठीक जी, देखो बेटा, वैसे तो SN1 में ऐसा बोल दिया जाता है
solvent can itself work as reagent. Solvent can itself work as reagent. जो सॉल्वेंट होता है बेटे वो अपने आप रिएजेंट की तरह वर्क कर सकता है, इसीलिए कई बार हम SN1 को सॉल्वोलिसिस बोल देते हैं, सॉल्वोलिसिस बोल देते हैं। जैसे कभी तुम्हें आ जाए ना अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, समझ लेना SN1 है, ठीक, बोल दिया अरेंज इन द यू कैन से अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ अमोनियोलिसिस, समझ लेना क्या है, SN1 है। यानी सॉल्वोलिसिस, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लिसिस होना, समझ में आई बात, टूटना। तो इसमें सॉल्वेंट जनरली खुद वर्क कर सकता है, ठीक, एज रिएजेंट, इसलिए इसको सॉल्वोलिसिस भी बोलते हैं। पर मेरे प्यारे बच्चों अगर हम सॉल्वेंट डाल भी देते हैं, ठीक, और साथ में कोई रिएजेंट भी डाल देते तो कोई खास बात नहीं, पर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिएजेंट must not be very basic. रिएजेंट बहुत बेसिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएजेंट बहुत बेसिक होता है ना बेटे तो इट प्रेफर्स एलिमिनेशन। बेटा इस रिएक्शन का, सब्स्टिट्यूशन का कंपटीशन होता है एलिमिनेशन। कभी भी प्योर सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, उसका हमेशा एलिमिनेशन होती है। कभी भी प्योर एलिमिनेशन नहीं होती, उसका हमेशा सब्स्टिट्यूशन होती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा प्योर सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, उसके साथ एलिमिनेशन जरूर होती है, और एलिमिनेशन का हमेशा सब्स्टिट्यूशन जरूर होती है। तो रिएजेंट मस्ट नॉट बी वेरी बेसिक एज इट इनवाइट्स more elimination। सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो एलिमिनेशन हो जाती है। जैसे मान लो मेरे पास है CH3 और यहां है Br, टर्शरी है तो SN1 होना पक्का है। अब अगर बेटे मैंने यहां पे एक्वस KOH डाला, KOH एक्वस, तो बेटा ये सब्स्टिट्यूशन देगा, यहां पे SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है जी। SN1 होगा, Br निकलेगा, OH जुड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, यहां पे भी CH3 और यहां पे OH, प्रोडक्ट ये बन जाएगा और बाहर आ जाएगा KBr, बाहर आ जाएगा KBr। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पर अगर यहीं पर बेटे मैंने अल्कोहलिक KOH ले लिया, इफ आई टेक अल्कोहलिक KOH इन दिस, सो यहां पे बेटे एलिमिनेशन हो जाती है इवन टाइप। एलिमिनेशन का मतलब ग्रुप्स का निकलना, Br भी निकलेगा, H भी निकलेगा, और हमारे पास यहां प्रोडक्ट बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी यहां से H भी निकला, Br भी निकला, एल्कीन बन गया। सो आपने देखा कि अल्कोहलिक KOH gives elimination, whereas aqueous KOH gives a substitution। अब ऐसा क्यों है? देखो बेटे मैंने बोला जितना ज्यादा बेसिक होगा ना, मोर बेसिक, ज्यादा बेसिक नहीं चाहिए, तो ये ज्यादा बेसिक, सर KOH तो दोनों जगह सेम है, ओके। लेकिन एक्वस मीडियम में क्या होगा, एक्वस मीडियम में जो KOH होता है दैट विल ब्रेक अप इनटू K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, पहली बात। और बेटा इस K पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आसपास वाटर इकट्ठा हो जाएगा, यानी इनकी हाइड्रेशन हो जाएगी, यानी K पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, मीडियम एक्वस है, तो इसमें इसके आसपास ऐसे वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, which is called as hydration।
ठीक, यहां पे ये वाला फोर्स, सो ये हाइड्रेट हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही OH भी हाइड्रेट हो जाएगा, तो इसको भी एक्वस लिखते हैं, इसको भी एक्वस लिखते हैं। ऐसे ही OH भी हाइड्रेट हो जाएगा लाइक दिस। ये OH की हाइड्रेशन हो गई बेटा। सो बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन, नाउ दिस OH is not in the position to abstract hydrogen. यहां पे हाइड्रोजन निकलता है, अगर एलिमिनेशन होती है तो बीटा हाइड्रोजन निकलता है। दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, सो बीटा हाइड्रोजन निकलता है। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, as OH is hydrated, it is not in the position to abstract beta hydrogen. As base is OH, is hydrated, not in the position to abstract बीटा हाइड्रोजन्स। जैसे ऐसे समझ लो कि एक अनिकेत बाबू थे हमारे पास, उनको मैंने एक टास्क दिया कि सामने एक पेड़ लगा, उससे आम तोड़ के लानी है। सामने एक पेड़ लगा है, उससे आम तोड़ के लानी है, सिंपल सा टास्क है। बट सिर्फ शर्त ये है कि इसकी आंखों पे पट्टी बंदी होगी। अगर आंखों पे पट्टी बंदी होगी, अब इसको छोड़ दिया, तो क्या इसको आम दिखाई देंगे? दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे। तो ये आम तोड़ नहीं पाएगा, बल्कि पेड़ को जफ्फा पालेगा कि चलो किस तरह से हिलाता हूं कि ये कदा गिरी जाए, सर ने बोला है। इसी तरह समझ लो कि OH जो है उसने यहां से H तोड़ने थे, बेस ने H लेने थे, ठीक। लेकिन अब बेस के आसपास OH लग गया, यानी हाइड्रेटेड पट्टी बंधी हुई है। So it is not in the position to abstract that beta hydrogen due to steric hindrances, ठीक। और moreover हाइड्रेटेड है, तो ये करेगा क्या? ये सिर्फ अटैक कर देगा पॉजिटिव कार्बन पे। हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा तो किस पे अटैक कर देगा? पॉजिटिव कार्बन पे, वहां जाके जुड़ जाएगा, तो वाटर इससे निकल जाए। समझ में आई मेरी बात? तो कहने का मतलब कि एक्वस मीडियम में ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए करता है कि बेस जो होता है हाइड्रेटेड कंडीशन में होता है। एल्कोहल में, एल्कोहल अपने आप, जब भी एल्कोहल का रिएक्शन होगा विद दैट ऑफ KOH, सो इसका एल्कोक्साइड बनेगा। इसका क्या बन जाएगा? एल्कोक्साइड। और एल्कोक्साइड इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए इट एब्स्ट्रैक्ट्स बीटा हाइड्रोजन। स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए इट एब्स्ट्रैक्ट्स बीटा हाइड्रोजन। इसलिए बेटा एल्कोहलिक KOH जब भी लगाओगे तो एलिमिनेशन ही पाओगे, और एक्वस KOH जब भी लगाओगे तो सब्स्टिट्यूशन पाओगे। तो बेटा यहां पर हमें कभी भी बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखना है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस है? देखो कौन कौन से नहीं रखने, स्ट्रॉन्ग बेसिस विच प्रेफर्स एलिमिनेशन, ठीक। कौन कौन से नहीं रखने हैं, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग बेसिस विच ब्रिंग्स एलिमिनेशन, जो एलिमिनेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस विच ब्रिंग्स एलिमिनेशन। तो सबसे पहला बेस हमारे पास हो गया एल्कोहलिक KOH। इसी तरह से एल्कोक्साइड्स, सोडियम पोटाशियम एल्कोक्साइड्स, सोडियम और पोटाशियम एल्कोक्साइड्स, जैसे C2H5O Na, ये नहीं चल सकता। ऐसे C2H5O के ये नहीं लेंगे। तीसरी बात, एक्वस Cn नेगेटिव, माइंड इट, Cn नेगेटिव KOH से उल्टा है, Cn नेगेटिव KOH से उल्टा है। अगर एक्वस KCN होता तो एलिमिनेशन होती है,
और एल्कोहलिक KOH होता है तो सब्स्टिट्यूशन होती है उल्टा, KOH से उल्टा। KOH एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन, जबकि एल्कोहलिक KCN क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन। एक्वस KOH क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन, लेकिन एक्वस CN नेगेटिव क्या करता है? एलिमिनेशन, क्योंकि CN नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसका एसिड वीकेस्ट बनता है HCN, तो CN नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह से चौथी चीज होती है NH2 नेगेटिव, यानी कि हम यूज करते सोडा अमाइड NaNH2। जिंदगी में कभी भी देख लो ना ये, तो समझ लेना एलिमिनेशन के चांसेस पक्का, NaNH2 KNH2। तो ये चार चीजें जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस है, और भी होती है लेकिन ये चार तो परफेक्टली अवॉइडेड है। कौन सा? एल्कोहलिक KOH, सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड, एक्वस CN नेगेटिव एंड NaNH2। ऐसे वाले स्ट्रॉन्ग बेसिस हम नहीं लेंगे क्योंकि वो एलिमिनेशन करते हैं। ठीक है जी, वो क्या करते हैं? एलिमिनेशन करते हैं। हम वीक बेसिस लेंगे। बोलो बेटा, क्लियर? ओके, अगली बात बेटे, जब इस रिएक्शन की हमने रेट देखी थी पिछली क्लास में, तुम्हें बताया इसकी रेट कैसे देखते हैं। इन SN1 रेट इज इक्वल टू K इंटू RX, यानी रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन रिएजेंट, इजंट इट? यानी रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? अल्काइल हैलाइड पे, इजंट इट? तो यानी रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा की रेट पे तो फर्क पड़ा नहीं, पर अगर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा हुए, न्यूक्लियोफाइल बेस होते हैं, तो वो एलिमिनेशन ज्यादा कर देंगे। समझ में आई मेरी बात? तो कहने का मतलब लेस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी देयर, न्यूक्लियोफाइल शुड बी देयर। हमारे पास क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कम होनी चाहिए, बिकॉज ज्यादा होगी तो इट प्रेफर्स एलिमिनेशन अगेन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिकली बेस, है ना, इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज बेस ही होती है, तो बेस होते हैं। अगर ज्यादा डाल दिए रेट पे तो फर्क पड़ नहीं रहा, रेट तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्काइल हैलाइड पे यहाँ पर, या फिर सबस्ट्रेट पे। रिएजेंट पे तो रेट डिपेंड ही नहीं करता इसमें, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तभी तो ये SN1 है। ठीक, तो इसमें लेस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी देयर, एज मोर कंसंट्रेशन again increases chances of elimination. अभी बोलो बेटे, सबस्ट्रेट समझ में आया कैसा लेना है और कौन कौन सा अवॉइडेड है, और उसकी कंसंट्रेशन कैसे लेनी है? बोलो ये समझ में आया कि नहीं? यस और नो क्विकली बताने का। चलो शाबाश। तो ये तो हो गया रिएजेंट। अब रिएजेंट के बाद अगली चीज क्या देखी जाती है? जब भी हम कोई रिएक्शन देखते हैं तो अगली चीज हम क्या देखते हैं? यस बोलिए, रिएजेंट के बाद क्या देखा जाता है? सर सॉल्वेंट। यस, तीसरी चीज हमारे पास आती है कि सॉल्वेंट इसमें कैसा हो, सॉल्वेंट इसमें कैसा हो। देखो जी, यहां पे सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, पोलर प्रोटिक solvent is required। यहां हमें पोलर बट प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, पोलर बट प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही चाहिए हमें यहाँ पर, लाइक वाटर, लाइक इथाइल अल्कोहल, लाइक एसिटिक एसिड। ऐसा कोई पोलर चाहिए पर प्रोटिक भी चाहिए, जो प्रोटॉन देता हो, जो प्रोटॉन देता हो। ठीक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक, इसका काम क्या होता है बेटा, आपको पता है, इट फैसिलिटेट्स द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड एंड हाइड्रेट्स द आयन फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप। इट facilitates the cleavage of bond in the first step, cleavage of bond, and solvates the ions formed in first step, the ions formed in first step, thus making it feasible, thus making it feasible। ठीक है जी। जैसे आपको याद होगा, आपको जो मैकेनिज्म बताया गया था, जो जर्नल मैकेनिज्म बताया गया था, जनरल मैकेनिज्म, वो ये बताया गया था कि इसमें दो स्टेप होते हैं। स्टेप वन होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप वन ये था कि जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा, देयर इज जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो CH3, C, CH3, CH3, Br। अब ये कार्बोकैटायन बनना है CH3, C, CH3, CH3, 1 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। ठीक, अब पहली बात है कि आपका C बॉन्ड पोलर था, इसको तोड़ना था, तो तोड़ने के लिए कोई फोर्स तो चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हमने यहां पे एक पोलर सॉल्वेंट रखा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लाइक वाटर रखा होगा, लाइक मान लो वाटर रखा होगा। तो वाटर के पॉजिटिव ने, यानी H पॉजिटिव ने इसको बाहर खींचा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन, ये बॉन्ड की फैसिलिटेशन होगी, बॉन्ड टूट गया आसानी से। और फिर क्योंकि यहां से एक अनचार्ज से चार्ज चीज बन रही है, सो दिस स्टेप इज एक्चुअली नॉन स्पॉन्टेनियस, इट शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन जो सॉल्वेंट होता है इसके आसपास, इसको हाइड्रेट करके या सॉल्वेट करके इस स्टेप को स्पॉन्टेनियस बनाता है। तो सॉल्वेंट यहाँ पे कैसा चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हम यहाँ पे कभी नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं ले सकते, जैसे CCl4 वगैरह नहीं ले सकते। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अगली बात क्या होती है बेटा, नेक्स्ट बात, चौथी बात क्या पढ़ते हैं भाई किसी भी रिएक्शन में? चौथी बात होती है कंडीशंस कैसी रखी जाए, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशंस वी शुड हैव। देखो बेटे, अगर मैं एसएन रिएक्शन की बात करता हूं तो CH3C, CH3, CH3, यहां पे Br है। तो एसएन रिएक्शन में मान लो यहां पे मैं कोई KOH या कुछ भी एल्कोक्साइड लगा रहा हूं। ठीक, इधर ध्यान देना, दो रिएक्शंस की फिजिबिलिटी है, मैंने बोला देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन। ठीक, या तो ये यहां जुड़ जाए CH3C, CH3, CH3, OC2H5, या तो ये जुड़ गया और Br नेगेटिव बाहर निकल गया। ठीक, मान लो यहाँ की पॉजिटिव था तो Br नेगेटिव बाहर निकल गया। ठीक, और या फिर ऐसा हो सकता है इसमें एलिमिनेशन हो जाए, यानी Br भी निकले और यहाँ पे ये भी निकले। तो CH3C,
CH3 डबल बॉन्ड CH2 बन जाए, H निकल के ऐसे जुड़ जाए, ठीक, C2H5OH इसके साथ, और Br नेगेटिव जो है वो K या जो भी लगा होगा उसके साथ चल जाए। ये दो रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी इसमें थी, and always there is a competition in between this. This is substitution and this is elimination. I have already told you that कभी भी प्योर सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, कभी भी प्योर एलिमिनेशन नहीं होती। अगर एलिमिनेशन होगी तो सब्स्टिट्यूशन भी साथ में होगी, और अगर सब्स्टिट्यूशन होगी तो एलिमिनेशन भी साथ में होगी। अब यहां से हम कंडीशन के बारे में सोचें। देखो बेटा, पहली बात तो ये है, अगर मैं इधर जाता हूं तो इधर एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, उसकी जगह एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है जी। तो हमारा डेल्टा H जो है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, पर ऑब्वियसली ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता होगा तभी तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट के वीक बने, ये तो पॉसिबल नहीं। हमेशा एक वीक बॉन्ड टूट कर ही स्ट्रॉन्ग बनेगा ना भाई। तो जो बॉन्ड बन रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो एनर्जी थोड़ी तो रिलीज होगी, डेल्टा H नेगेटिव होगा, भले ही लेस है, भले ही लेस नेगेटिव है, पर है। यहां पहले भी दो चीजें थी, बाद में भी दो चीजें, तो डेल्टा S जो है इसका वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, लगभग 0 है, क्योंकि पहले भी दो थे, अभी भी दो हैं। समझ में आई बात? और अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, यहां पे क्या हो रहा है कि दो सिग्मा टूट रहे हैं, एक ये वाला टूटेगा, एक H वाला टूटेगा, तो इसमें दो सिग्मा टूटे और उसकी जगह एक पाई बना, दो सिग्मा टूटे एक पाई बना, जबकि यहां पे एक सिग्मा टूटा एक सिग्मा बना, यहां सिग्मा ही टूटा सिग्मा ही बना, और यहां पे दो सिग्मा टूटे और एक पाई बना। बेटा सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, तो टूटे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और बने कौन सा, वीक बॉन्ड। तो बेटा इसका डेल्टा H जो होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, डेल्टा H डेफिनेटली पॉजिटिव। पर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एक और दो मॉलिक्यूल थे, अभी जब ये बना तो एक दो तीन, तीन बने, तो डेल्टा S भी इसका पॉजिटिव होगा, इसका डेल्टा S भी पॉजिटिव होगा बच्चे, ठीक। अब ये देखो, हमें जानते हैं कि रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो हमेशा डेल्टा G से देखी जाती है, ठीक, डेल्टा G से देखी जाती है। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी इज ऑलवेज सीन ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा G, ठीक है जी। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी डेल्टा G पे देखी जाती है। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूंगा तो डेल्टा H नेगेटिव है और ये अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो टेम्परेचर का कोई खास फर्क है नहीं है, ठीक है, इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, पीछे प्लस है, अब ये प्लस रह जाएगा आगे वाला, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नाउ इफ टेम्परेचर इज हाई, अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो T डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल्टा H, ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, टेम्परेचर हाई तो ये वाला पार्ट बड़ा, T डेल्टा S बड़ा, तो डेल्टा G becomes negative। इसलिए अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बेटा इस साइड रिएक्शन ज्यादा, इस साइड कम हो जाएगा। सो यानी कि हाई टेम्परेचर फेवर्स elimination, so high temperature is avoided, टेम्परेचर को ज्यादा हाई नहीं करना, नहीं तो हाई टेम्परेचर प्रेफर्स एलिमिनेशन। बोलो समझ में आया डाटा से? तो टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी हाई, टेम्परेचर शुड बी लो,
ठीक, ताकि एलिमिनेशन ना हो सके। टेम्परेचर शुड बी लो क्योंकि एलिमिनेशन ना हो सके, ठीक। और आपके पास हाई टेम्परेचर यहां पे होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपको पहले बता चुका हूं, बेसिक कंडीशन प्रेफर्स एलिमिनेशन। तो अगली कंडीशन क्या है कि more basic conditions are avoided. More basic conditions are avoided. बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन नहीं चाहिए, बिकॉज इट अगेन प्रेफर्स एलिमिनेशन। बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन नहीं चाहिए क्योंकि इट ऑल्सो प्रेफर्स एलिमिनेशन। एक तो हाई टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन, मोर बेसिक कंडीशंस आर अवॉइडेड, ठीक। ज्यादा बेसिक नहीं चाहिए। लेस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लेस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई हुआ तब भी एलिमिनेशन होगी, तो टेम्परेचर हाई नहीं रखना। बेसिक कंडीशन ज्यादा हुई तब भी एलिमिनेशन ज्यादा हो जाएगी, तो वो भी नहीं करना। और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा हो जाएगी तब भी एलिमिनेशन ज्यादा हो जाएगी, तो वो भी नहीं करना। तो टेम्परेचर लो, लेस बेसिक कंडीशंस एंड लेस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी टेकन, तो हमारे पास SN1 आसानी से हो जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर और नॉट? सो ये हमने पढ़ ली कंडीशंस, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक, जिसके लिए हम इतना पचड़ा करके बैठे हैं, ठीक, वो है प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी हमारे पास किसकी होती है? प्रोडक्ट की। कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा भाई, इसमें किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो लास्ट बात इसकी क्या है? प्रोडक्ट। SN1 में प्रोडक्ट कैसे बनेगा बेटा? आपको बता, प्रोडक्ट का सर दो एस्पेक्ट बताया करते हैं। पहले क्या बताते हैं? केमिकल एस्पेक्ट। दूसरा क्या होता है? स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। तो पहले जरा केमिकल एस्पेक्ट की बात करें कि इसमें केमिकली प्रोडक्ट कैसे बनना चाहिए। केमिकल एस्पेक्ट देखो बोलते हैं, as there is formation of carbonadine and carbonadine is the only species which can rearrange, so 100% rearrangement can take place, है ना जी? क्या होगा? because reaction SN1 moves through formation of carbonadine, SN1 moves through formation of carbocation. Therefore, rearrangements are always on the cards. Rearrangements can be there wherever possible. Wherever possible. Rearrangements होनी है जहां पे भी पॉसिबिलिटी हुई। आपको रीअरेंजमेंट्स करवाई है मैंने बेटा, ठीक। सो रीअरेंजमेंट्स होनी है। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, कहा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड is reacted with aqueous KOH और प्रोडक्ट बताओ, ठीक। अब नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होता है बेटा? नियोपेंटाइल, नियो ग्रुप होता है जिसमें क्वार्टरनरी कार्बन। ये जो ग्रुप है ये नियो ग्रुप है, दिस इज नियो ग्रुप जिसमें क्वार्टरनरी कार्बन है। और पेंटाइल बोला तो 5 कार्बन तो ऑलरेडी है ही, और आगे ब्रोमाइड बोला ये। देखो बेटे, दिस इज द प्राइमरी हैलाइड विद क्वार्टनरी बीटा कार्बन, परफेक्ट कंडीशन फॉर SN1। तो ऑब्वियसली इसमें होना ही क्या है? SN1 होना है। एक्सक्लूसिवली आपको बताया था SN1 देता है, ठीक। तो हमारे पास SN1 हुआ तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बन, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई।
ठीक है जी. Now this is a primary carbocation and what you can do over here, अगर मैं इस मिथाइल को यहां शिफ्ट कर दूं, जिसको हम क्या बोलते थे, मिथाइल शिफ्ट, याद है पिछले रिएक्शन में भी तो किया है. तो ये CH3 जब यहां चला जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3 C CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव चार्ज. यानी यहां पे मिथाइल शिफ्ट हो गई प्यारे बच्चों, मिथाइल शिफ्ट. और अब जो OH होगा वो कहां अटैक करेगा, यानी KOH जो होगा उससे OH अटैक करेगा यहां पर, एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज लाइक दिस. ठीक है बच्चों. ठीक, इसी तरह से मेरे पास होता 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन. क्या होता, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन. और इस पे आप बोलते हैं कि एक्वस KOH का रिएक्शन करके दिखाते. ठीक है जी. 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हुआ 4 कार्बन, 2 ब्रोमो मतलब 2 पे ब्रोमीन, यहां CH3, यहां ऐसे पूरे कर दिए हमने हाइड्रोजन्स. दिस इज सेकेंडरी कंपाउंड विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन. Secondary compound with branched beta carbon again should be giving us SN1. पक्का है SN1. अगर SN1 है तो कार्बोकैटायन CH3 CH1 positive C CH3 H CH3. So it's a secondary cation. Can there be any rearrangement? Can there be any rearrangement in this? Yes. अगर मैं यहां से H को यहां शिफ्ट कर देता हूं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दक्ष, मैंने बताया था अगर मिथाइल और हाइड्राइड दोनों हो तो हमेशा हाइड्राइड शिफ्ट पहले करवाते हैं. अरे देखो अगर मिथाइल शिफ्ट करवाई तो सेकेंडरी का सेकेंडरी बनेगा यार, अगर हाइड्राइड करवाओगे तब आपका टर्शियरी बनेगा. सो दिस विल बी CH3 CH2 C CH3 CH3 1 positive. So tertiary carbonyl is formed, and then OH negative can attack. So CH3 CH2 C CH3 OH CH3 is formed. Is it clear बच्चों? So if there is any chance of rearrangement, you must do rearrangement in SN1. चाहे वहां पे हाइड्राइड शिफ्ट हो, मिथाइल शिफ्ट हो, फिनाइल शिफ्ट हो, रिंग एक्सपेंशन हो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो, रिंग की क्लीवेज हो, और चाहे रिंग की फॉर्मेशन हो. ये 7 तरह की रीअरेंजमेंट तुम्हें करवा रखी है मैंने. रिंग एक्सपेंशन, ये आपको बोला है मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग फॉर्मेशन एंड रिंग क्लीवेज. ठीक, तो कोई भी तरह की रीअरेंजमेंट के चांस हो तो फटाफट रीअरेंजमेंट करनी है. आपके लेवल पे तो 4 ही यूज होती है, यहाँ तो हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ मिथाइल शिफ्ट 3 ही होती, बल्कि हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन. इससे ज्यादा कोई पूछता ही नहीं. ठीक, तो बेटा बोलो ये समझ में आ गया, केमिकल एस्पेक्ट समझ में आ गया कि नहीं? तो केमिकल एस्पेक्ट ये कहता है कि रीअरेंजमेंट होनी ही होनी है. नाउ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, देखो रीअरेंजमेंट वही करना जहां पे स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, है ना. रीअरेंजमेंट वही करते हैं जहां स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है, ऐसी जगह नहीं करते हैं जहां पे स्टेबिलिटी कम हो रही होती है. जहां स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है वहां रीअरेंजमेंट करते हैं. ठीक, आगे चलो. नेक्स्ट कहानी देखते हैं.
बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो आती है, ठीक, वो आता है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। लास्ट बात है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। देखो बेटे, यहां पे अगर आपके पास रिएक्शन होता है तो कार्बोकेटाइन बनता है। रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन एक प्लेनर स्पीशीज होती है। कार्बोकेटाइन एक प्लेनर स्पीशीज होती है, तो उसमें अटैक आगे से भी पॉसिबल है, उसमें अटैक पीछे से भी पॉसिबल है। यानी अगर हमारे पास कायरल कार्बन जनरेट होता हो तो यहां पे रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। रेसिमिक मिक्सचर जानते हो ना बेटा? दैट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, मतलब समझो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट इसका ये बोलता है कि इफ कायरल कार्बन इज जनरेटेड, कायरल कार्बन इज जनरेटेड, अगर कायरल कार्बन जनरेट हो गया तो वी गेट पार्शियल रेसिमाइजेशन, यानी यहां पे रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। रेसिमाइजेशन दैट इज 98%। पार्शियल का मतलब 98%। 98% तक रेसिमाइजेशन होगी। सर एक तो रेसिमाइजेशन क्या होती है और क्यों होती है, थोड़ा बताओगे? देखो बेटे, मान लो मेरे पास एक ये हैलाइड है, इधर ध्यान देना प्लीज। यहां मैंने लगाया CT3, यहां लगाया CD3, यहां लगाया CH3। आपको पता ही है T क्या होता है? ट्रीटियम, और D क्या होता है? ड्यूटीरियम। तो ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई ऐसी वाली बात तो है नहीं जो नहीं पता है। पर यहां पे ठीक हमारे पास दिस इज अ कायरल कार्बन, इजंट इट? इज दिस अ कायरल कार्बन? चारों ग्रुप अलग अलग है, कायरल कार्बन है, ठीक। अब जब इस पे अटैक करवाएंगे OH का, तो देखो बेटे ऐसा भी हो सकता है Br यहां से निकला, OH यहीं लग जाए, ठीक। यानी कि ये ऐसा बन जाए, इधर ध्यान देना प्लीज। CT3, CD3, CH3 और यहां OH आ गया। जहां से Br निकला वहीं पे OH लग गया, ठीक है जी। और यहां ऐसा हो सकता है जहां से Br निकला उसके ऑपोजिट OH लगा हो। यहां CT3 आ गया, यहां OH आ गया, CD3 यहां आ गया और यहां CH3 आ गया, ठीक। अब देखो यहां पे अगर मैं RS देने की कोशिश करूं, RS, तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 1, इसकी प्रायोरिटी नंबर 2, इसकी प्रायोरिटी नंबर 3, इसकी प्रायोरिटी नंबर 4। याद है RS कैसे देते हैं? सीक्वेंस रूल याद है कुछ? डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखते हैं, अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो होता है, ठीक, वो सेम होता तो अगला एटम देखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा, अगर आइसोटोप हो तो मास नंबर, तो इस केस में मास नंबर के हिसाब से। अब यहां हम चल रहे हैं 1 2 2 2 3, हम कैसे मूव करें? एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज एन एस फॉर्म, दिस इज एन एस फॉर्म। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या आएगा? एस। और यहां देखें, यहां पे भी हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होगी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी। तो यहां से हम यूं चले फर्स्ट से सेकंड से थर्ड, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड, हम एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एस है। अगर एस का एस बनता है तो इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम इधर देखें तो इधर प्रायोरिटी नंबर 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। तो ऐसे केस में 1 से 2 से 3 से 4, ठीक, ये क्या हो गई? ये हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो क्लॉकवाइज क्या बनेगी? आर फॉर्म। तो यहां एस से क्या बन गया? आर। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन।
इन्वर्जन या वॉल्डेन इन्वर्जन, वॉल्डेन बंदे का नाम था सर। तो यहां रिटेंशन भी हो रही है और यहां इन्वर्जन भी हो रही है, तो आर भी बनेगा, एस भी बनेगा, दोनों चीजें बनेंगी। इसलिए हमारे पास ऑलवेज वी गेट अ रेसिमिक मिक्सचर इन SN1, रेसिमिक मिक्सचर। क्यों? क्योंकि बेटे देखो, हमारा जो SN1 का रिएक्शन था उसमें होना क्या था, हमने ऐसे बोला था कि CT3 CD3 CH3 और Br है, तो फर्स्ट स्टेप में Br टूटेगा और हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाएगा। बेटा कार्बोकैटायन तुम्हें पता है प्लेनर होता है, ठीक, कार्बोकैटायन प्लेनर होता है। अब Br मान लो आगे लगा हुआ था, मान लेते हैं Br आगे लगा हुआ था, ठीक, और ये CH3 मान लो पीछे लगा हुआ था जब थ्री डायमेंशनल था। अब ये प्लेनर हो गया, तो प्लेनर हो गया, Br नेगेटिव निकला, प्लेनर हो गया, तो अटैक आगे से भी और पीछे से भी, दोनों साइड से पॉसिबल है। OH का अटैक हमारे पास आगे से, मैं ऐसे शो कर देता हूं यहां पे, और बैक साइड से मैं ऐसे शो कर देता हूं, आप समझ लेना, बैक साइड से ऐसे। तो OH इस साइड भी लग सकता है, OH इस साइड भी लग सकता है, दोनों बन सकते हैं। इस तरह से रेसिमाइजेशन हो सकती है। बोलो समझ में आया रेसिमाइजेशन क्यों होती है? क्योंकि कार्बोकैटायन इज प्लेनर स्पीशीज, तो अटैक कैन टेक प्लेस फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम बैक, सो देयर कैन बी रेसिमाइजेशन, देयर कैन बी रेसिमाइजेशन। ठीक है जी। अगली बात, पर यहां से लिखा पार्शियल रेसिमाइजेशन। पार्शियल रेसिमाइजेशन क्यों, कंप्लीट क्यों नहीं? बेटा देखो, ये Br का निकलना इज स्लो स्टेप, इट इज स्लो स्टेप, ठीक है जी। और ऑब्वियसली यहां पे पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव था, इसके टूटने से पहले कुछ न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी इस कार्बन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ये आगे से भी आ सकते थे और ये पीछे से भी आ सकते थे, पर आगे से ये वाला Br इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक। तो बिफोर द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड OH अट्रैक्टेड तो है कार्बन की तरफ, बैक साइड से वो ज्यादा पहुंच जाएंगे और फ्रंट से कुछ रिपल्शन की वजह से कम पहुंचेंगे, तो बैक साइड अटैक ज्यादा होंगे, यानी इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और रिटेंशन वाला कम होगा। सो हम बोलेंगे एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन is slow step, is slow step. So before leaving group leaves, before leaving group leaves, nucleophiles are attracted towards positive carbon, nucleophiles are attracted towards positive carbon, and as they suffer repulsion from the front side, they suffer repulsion from the front side, repulsion from front side, so accumulate more at the back side, more at the back side, और इसलिए बैक साइड अटैक ज्यादा हो जाएंगे, therefore back side attacks are more, back side attacks are more, attacks are more, back side अटैक ज्यादा हो जाएंगे और फ्रंट के अटैक कम हो जाएंगे। इसलिए एक तो कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होगी, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगी, सिर्फ 98% तक रेसिमाइजेशन हो सकती है, ठीक, कंप्लीट नहीं होती। और दूसरी बात, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मेजर रह जाता है, ठीक, कभी पूछेंगे इन्वर्टेड मेजर और रिटेंशन वाला माइनर, बट लिखेंगे हमेशा रेसिमिक मिक्सचर,
and that is partial racemization takes place. बोलो, is it clear or not? Quickly. नहीं समझ में आया पूछ सकते दोबारा से. तो दो बातें कि हमारे पास जब भी प्रोडक्ट देखते हैं, अगर उसमें कायरल कार्बन जनरेट हो तब, अगर कायरल कार्बन जनरेट ही ना हो तो क्या चुन बजाएंगे. अगर कायरल कार्बन जनरेट हुआ तो बेटे यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा जिसमें इन्वर्टेड थोड़ा ज्यादा और रिटेंशन वाला थोड़ा कम. ठीक, उसका रीजन ये कि ये जो ब्रेकेज होती है, कार्बोटाइन का बनना जो होता है, ठीक, वो एक स्लो स्टेप होता है और न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी अट्रैक्ट होंगे, तो फ्रंट से रिपल्शन की वजह से बैक साइड से ज्यादा आ जाएंगे, फ्रंट से कम आएंगे. तो बैक साइड अटैक ज्यादा, फ्रंट के अटैक कम, तो बैक साइड से क्या मिलता है, इन्वर्जन ज्यादा, रिटेंशन कम. बट कार्बोडाइनिक प्लेनर स्पीशीज अटैक आगे पीछे दोनों से हो सकते थे, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर बनता है. तो उम्मीद करता हूं SN1 की एक एक डिटेल आपको समझ में आ गई. यस और नो, क्योंकि आज हमने सबस्ट्रेट से लेकर प्रोडक्ट तक का सारा काम किया है SN1 में. ओके, अब मिलेंगे अगली क्लास में और बेटे अगली क्लास में करेंगे SN2. थैंक्स लॉट. Excuse me, sir.